शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, शाम की सिचुएशन दिलचस्पी का महवर पूरी दुनिया के लिए, खुसूसन मिडल ईस्ट के लिए, क्योंकि आलमी थिएटर है, इसमें बहुत सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि यकदम कैसे वहाँ सिचुएशन चेंज हुई, इन शॉर्ट में पूछूं, और आगे क्या होगा, इसका अगला टारगेट क्या है? जी हाँ, मैंने इसको बड़े गौर से स्टडी किया है और मैं कन्विंस्ड हूँ, यकीन है मुझे कि ये यकदम नहीं हुई। लगता ऐसे है कि यकदम हुई है, मगर एक्चुअली इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से हो रही थी। अच्छा। अब अगर मैंने कोई हवाला देना है तो मैं हवाला वही देता हूँ कि जो हमास और हिजबुल्लाह की अटैक हुई थी और जो सारी दुनिया कह रही थी इसराइली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला जी, तो ये हो कैसे सकता है। तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था, मैंने कहा था नहीं, उनको सब पता था, उन्होंने शायद इसको इनकरेज किया है ताकि वो जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान था उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने जो करना था वो किया और वो उन्होंने कामयाब होकर दिखा दिया है। हाँ। उन्होंने फैसला किया हुआ था कि हमने गाजा से निकालना है सबको और मलियामेट कर देना है, बमबारी कर देना है और हमें सीज कर लेना है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी जाएंगे और इनको हमने या सीरिया में सेटल करना है या लेबनान में या जॉर्डन में, तो देखा जाएगा क्या होगा। मगर अब ये वक्त आ गया कि इस मामले को ख़त्म करें और वो ख़त्म कैसे करेंगे, हज़म कर लें। तो ये इसलिए उनसे कहा गया कि करो, क्यों, ताकि उनको मौका मिलेगा फिर टू हिट बैक। तो मैंने हमेशा ये कहा था कि ये 1 साल से वो कर रहे थे तैयारी, तो ये हो नहीं सकता कि इजराइलीज़ को CIA को पता नहीं था। मैंने यही कहा था कि वो खुद करवाना चाह रहे हैं ताकि उनको एक जवाब मिल जाए करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया। तो वो उसमें कामयाब हो गए। अब क्या सिचुएशन हुई है, उन्होंने ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया, उन्होंने हिजबुल्लाह को उड़ा के रख दिया, उन्होंने हमास को उड़ा के रख दिया। ऐसे किया ना? उनको तो मेरा ख्याल है काफ़ी सालों के पीछे धकेल दिया और अब उन्होंने फॉलो अप करते करते उन्होंने लेबनान के अंदर भी जगह ले ली, टेरिटरी खींच ली, वहाँ भी पहुँच गए हैं और ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया और ईरान ने कोई जवाब दे नहीं सकता। उनको पता है कि थोड़ा और किया तो वो और भी कर देंगे, क्योंकि अमेरिका उनके साथ है और कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो भी उनके साथ है। तो इसलिए so this whole thing has backfired on the axis of resistance जिसे कहते हैं। वो ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई हुई है। वो एक्सिस ये है कि यमन, सीरिया, ईरान एंड हिजबुल्लाह एंड हमास, पैलेस्टाइन, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस थी। और सारा जो असिस्टेंस आती थी वो यूज्ड टू कम बाय सीरिया। सीरिया वाज द गेटवे टू दी। तो उन्होंने पहले क्या किया कि पहले तो ईरान को ठाप लगाई है, उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह और उनको फारग किया, हमास को किया, और अगला स्टेप यही था कि वो अब सीरिया को फारग करेंगे। तो अब अगला स्टेप, तो अब ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये हुआ कब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्लानिंग हुई है सारी। वो हुआ इस तरीके से कि पहले तो सीज़ फायर अनाउंस करवाई इसराइल ने और हिजबुल्लाह ने। सीज़ फायर 12 तारीख को गलबन लगभग उन्होंने सीज़ फायर कराई। सीज़ फायर जैसे ही कराई तो ये जो ग्रुप है HTS, इसको इमदाद मिल रही थी फ्रॉम यूक्रेन, फ्रॉम CIA, फ्रॉम NATO एंड फ्रॉम टर्की। ये इसको सपोर्ट कर रहे थे, मगर बड़े डिस्क्रीटली कर रहे थे। रशिया और ईरान को पता था कि ये हो रहा है। अच्छा। और इन्होंने दोहा के अंदर एक डायलॉग भी शुरू किया टू फाइंड कि किस तरीके से असद को बचाया जाए। मगर वहाँ उस डायलॉग के अंदर दोहा में ये भी पता चला कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है इस ग्रुप को, क्योंकि वो अमेरिकन एलाइज है। तो और ये समझ आई कि असद जो है वो तैयार नहीं है लंबी रेजिस्टेंस करने के लिए। उसकी फ़ौज के अंदर इतनी करप्शन शुरू हो गई है कि शायद वो मोटिवेशन भी नहीं रही कि वो ज़्यादा देर लड़ सके, और वो टोटली रिलायंट है ऑन रशियन एंड ईरानियन सपोर्ट। अच्छा, और अगर रशियन ईरानियन सपोर्ट नहीं मिली उसे तो वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकेगा। तो ये सबको पता था कि ये बात आने वाली है। ये जो दोहा के अंदर डायलॉग जो हो रहा था उसमें उन्होंने कोशिश की असद को समझाने की। अच्छा। कि कुछ मज़ाकरात कर लेते हैं इन लोगों के साथ, तुम रीच आउट टू द रेबल्स, कोई ऐसी सिचुएशन कर लो बिफोर यू आर ओवरथ्रोन। अब बचना तुम्हारा मुश्किल हो गया है, बिकॉज पूरा एक NATO बैक प्लान चल रहा है और हम बिजी हैं। ईरान इज बिजी, रशिया इज बिजी। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, ईरान जो है वैसे ही फंसा हुआ है। तो अब हम उस तरीके से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकेंगे अगर ये लोग आ गए तो। और वो आ रहे हैं, वो तैयारी में है और सबको पता था कि ये तैयारी हो रही है।
और जैसी सीज फायर हुई इजराइल ने अटेंशन इधर डाइवर्ट कर लिया और नेतन्याहू ने कहा था कि इसके बाद हम सीरिया के ऊपर जाएंगे क्योंकि सारी जो है ना सप्लाई लाइन सीरिया से आती है तो पहले हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे फिर सीरिया में आएंगे। ये उसके बयान है उसका। अब ये सब असद सब चुप करके बैठे हुए थे। इनका ख्याल था कि इनकी फौज वो लड़ लेगी। एक्चुअली उनको पता होना चाहिए था कि फ़ौज लड़ने के मूड में नहीं थी, डिजर्शंस हो रही थी और ज़्यादातर इस फौज के अंदर कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं। कॉन्स्क्रिप्ट ज़बरदस्ती लोगों को फौज में पकड़ के ले गए। वो पुराने ज़माने में नहीं होता था कि जिसको कैप्चर किया उसको पकड़ के ले गए, उसको कहा अब तुम यू विल बी पार्ट ऑफ आवर आर्मी। तो ये वो सिस्टम चल रहा है। और ब्राइब भी किया गया शामिल और करने वो को। खैर आई मीन वो तो करप्शन तो शुरू हो जाती है ना। तो वो तो शुरू हो चुकी थी, बहुत करप्शन थी फौज के अंदर। अच्छा। तो फौज कमज़ोर हो चुकी थी, वो लड़ने के काबिल नहीं थी अब। अगर और जैसे ही उनको ये शक पड़ा कि शायद ईरान और सोवियत और रशिया जो है वो उनको वो उस लेवल पे मदद नहीं कर सकता या उनके पास इस वक्त टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है तो वहाँ और भी डिमोरलाइजेशन हो गई। अच्छा। तो ये कतर के अंदर जो डायलॉग था इसके अंदर असद ने उनकी बात नहीं मानी। रशिया की और ईरान की और टर्की की बात नहीं मानी। अच्छा। तो फिर मेरा ख्याल है इन्होंने यही फैसला किया कि फिर अब वक्त आ गया कि हम तो ज़्यादा इसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर उधर से गो अहेड मिल गई उनको क्योंकि वो जो है वो बैक्ड है बाय टर्की, कतर, नेटो, CIA एंड इजराइल। अच्छा, और किया जैसे ही उन्होंने अपनी अटैक शुरू की तो इजराइलीज़ ने दो चीज़ें की फ़ौरन, जैसे कि तैयारी थी पूरी। एक तो उन्होंने गोलान हाइट्स जहाँ वो पहले उन्होंने वो हाइट्स सीज कर ली, वो जो उनके जो पिकेट्स थी वो फौज वहाँ से मेल्ट कर गई, उन्होंने जाके वो ले लिया ताकि अब नाउ दे विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ दमास्कस। उसके 21 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, वहाँ से लॉन्ग रेंज भी कर सकते हैं जब भी चाहे दे कैन अटैक दमास्कस। और वो असद बैठा हुआ था दमास्कस में, ही वाज नाउ वल्नरेबल। दूसरी चीज़ उन्होंने की कि इजराइल उस दिन से आज तक इजराइल अटैक कर रहा है सीरियन आर्मी पोजीशंस। 430 के करीब इंस्टॉलेशंस के ऊपर उन्होंने पिछले 4-7-8 दिन के अंदर अटैक्स किए हैं। 8 दिसंबर के और बाद वो कह रहे हैं कि 80% सीरियन आर्मी एयरफोर्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? ताकि फिर कभी खड़े ना हो सकें। ये प्लान है कि सीरिया को अब डिवाइड करना है। सीरिया को वही हशर करना है जो इराक का किया था, वही हशर करना है जो लीबिया का किया था। वो ये है कि इसको एज अ नेशन स्टेट अब नहीं रहने देना ताकि ये कभी फ़लस्तीन के लिए कोई बेस एरिया फिर ना बन जाए, फिर ना रेजिस्टेंस हो जाए। इसीलिए उन्होंने फिर पिक एंड चूज़ किया। एक तरफ आर्मी को ख़त्म कर दिया ताकि वो एक यूनिफाइंग फोर्स होती है ना, लड़ती है जो, उसको तो ख़त्म कर दिया। कुछ भाग गए हैं, बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा ये कि काउंटर आर्मी जो है वो जो पहले जो टेररिस्ट जिसको कहते थे, जिसके ऊपर $10 मिलियन की हेड मनी CIA ने लगाई हुई थी, उनको अब रेबल कह रहे हैं, बागी कह रहे हैं। और उनके साथ बड़ी गपशप शुरू हो गई है। CNN के ऊपर इंटरव्यूज होने शुरू हो गए हैं और हीरो बनाया जा रहा है, उनको हीरो बनाया जा रहा है। तो अब ये है कि दिस इज ऑल एम्ड एज पार्ट ऑफ द ग्रेटर इजराइल प्लान। उन्होंने लेबनान में भी जगह ले ली है, उन्होंने सीरिया में भी जगह ले ली है, उन्होंने सीरिया के सारी फौज को ख़त्म कर दिया। और ये जो वहाँ 38 ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगह में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और मगर उन्होंने 2-3 ग्रुप्स को अपने साथ ले लिया है, उनको दमास्कस में बैठा दिया है। और अब उनको सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम द वेस्ट। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा होगा वो अपार्ट फ्रॉम नेटो एंड वेस्ट एंड इजराइल, वो टर्की का भी बहुत बड़ा स्टेक है। तो टर्की ने भी इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि टर्की इनको कहता है कि वो जो टर्की के खिलाफ एक अपनी कुर्दिस्तान बनाना चाह रहे हैं, उनको ये लोग कत्ल करें। तो टर्की के भी स्टेक्स हैं यहाँ, मगर अब ये सब जो है देर ऑल आउट। जो सीरिया के साथ वही होने जा रहा है कि जो कि उन्होंने पहले इराक में किया और लिबिया में किया। दे वांट टू डिस्ट्रॉय इट एज अ नेशन स्टेट। तो दैट इज़ द एम ऑफ दिस। फिर वो एक केओस, अनार्की, आपस में लड़ाई झगड़े जिसके अंदर अमेरिकन जो हैं वो ऑयल वेल्स को पकड़ लेंगे, इजराइल ये कर लेगा वो। इराक जैसा अंजाम आप देख रहे हैं। शुरू में जो इराक के साथ हुआ था, अभी भी इराक इज अ नॉन फंक्शनल स्टेट। हाँ, तो वही करने जा रहे हैं सीरिया के साथ। और ईरान को सबसे बड़ा धचका लगा है बिकॉज ये ईरान की एक्सिस जो थी उसके अंदर 3 पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। एक जो रशिया विड्रॉ कर गया, दूसरा ये कि सीरिया उड़ गया, तीसरा ये कि हमास और हिजबुल्लाह जो है वो फारग हो गए या कमज़ोर हो गए। अब एक वो रह गए यमन वाले, तो उनके ऊपर भी अब अटैक और भी ज़्यादा आएगी ताकि उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए।